मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। राजू भाई, क्या मुद्दा है? पत्रकार परिषद रखी आप लोगों ने, नजीबुल्ला टीम, एनसीपी, एपी गुट, क्या मुद्दा है, क्यों बुलाया बताओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकारों का हम लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, और आप यहाँ पर आए और हमारे जज्बातों को पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। दूसरी बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो हमें जो ज़रूरत पड़ी, उसकी वजह ये थी कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जनवरी के एंड तक के हमारे इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है कि 31 जनवरी तक के सारे महानगर पालिकाओं के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायत के, जिला परिषद के इलेक्शंस हो जाने चाहिए, जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी सी एक इलेक्शन को लेकर के गर्मी पैदा हुई है। उसी के अंदर मैंने एक चीज़ ये देखी कि जो पिछले 9-10 महीने पहले जब एमएलए का इलेक्शन हुआ था, या उससे 1.25 साल पहले जब एमपी का इलेक्शन हुआ, तो ऐसी गर्मी पैदा हुई थी। और उस वक्त में भी कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के पूरे मुमरा कौसा के अंदर एक जातिवाद का माहौल क्रिएट किया गया था। किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर हिंदू मुस्लिम किया गया, किस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर वोट का पोलराइजेशन जाति के नाम पे किया गया, तो वही सिलसिला वापस से शुरू किया जा रहा है। और वो शुरू करने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाले जो हमारे अपोजिशन के लोग हैं, खास करके हमारे जो यहाँ के लोकल आमदार हैं, वो या तो हमारी जनता को बेवकूफ़ समझते हैं या तो हमें बेवकूफ़ समझते हैं कि जब भी उनको कोई काम करना पड़ता है या कब उनके कोई काम होते हैं, तो वो बराबर बाकायदा बीजेपी के लोगों से मिलते हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर से जाके मिलते हैं, बीजेपी के मंत्रियों से मिलते हैं और अपने काम करवा करके लेते हैं। अभी कल ही की बात है, कल मैंने हमारे प्रहार टाइम्स के वीडियो पर देखा कि वो अंदर से बाहर निकल रहे थे रात के अंधेरों में, तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या के लिए आए थे, तो उनका जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार कभी भी पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देती है, कभी भी पत्रकार परिषद नहीं लेती, उसी तरीके से ये हमेशा पत्रकारों के सवालों को गोल मटोल कर करके खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं और कभी भी उनका जवाब नहीं देते हैं। तो हमें पता ये चला है कि जब हमने एमसीए के खिलाफ जब हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार साहब को पत्र दिया, एकनाथ जी शिंदे साहब को पत्र दिया कि नहीं, ये एमसीए का जो आपने साइन करके दिया है, एकनाथ शिंदे साहब ने दिया कि वीडियो उन्हीं के पास है, तो हमने उसकी मुखालफत की थी। हमने ये कहा था कि नहीं, यहाँ पर मुमरा कौसा का जो इलाका है बहुत बहुमूल्य गरीब इलाका है। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं वो पैसा भर के या मंथली फीस भर के वो क्रिकेट खेलने नहीं जा सकते हैं। तो हमें जो मैदान हमने जिसकी मांगनी की थी, आज कई सालों से इसकी मांगनी हो रही थी, तो 4.5 एकड़ का मैदान हमें मिल चुका था। और मिलने के बाद में हमने इसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का पैसा अजीत पवार साहब से ला करके उसका हमने काम शुरू करने की कोशिश की थी, जिसका हमने टेंडर भी कॉल कर दिया था। मगर उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने क्या किया कि फ़ौरन आनंद फानन के अंदर जाके एमसीए से करार करवा लिया। एमएम से करार करने के बाद एकनाथ जी शिंदे साहब को बोला कि नहीं, मैं एक बहुत बड़ा एमसीए का यहाँ पे वो ला रहा हूँ, ब्रांच ला रहा हूँ, आप इसे साइन कर दिए, मुमरा कौसा के लोगों के लिए बहुत भला हो जाएगा। वो उनकी दिशा भूल की गई और वो हो गया। होने के बाद में हमने जब इसके पीछे हमने अपोज किया इसको, और हमने इसके ऊपर बाकायदा पत्र व्यवहार किया, लेटरबाजी की, तो ये कहीं ना कहीं मामला उन्हें ऐसा लग रहा था कि मामला कैंसिल हो जाएगा, उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती और बहुत बड़ी फजीती होगी। तो उसी के लिए आनंद फानन में कल हमारे इस सूबे के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब के पास गए थे मिलने के लिए। और किसके फ़ायदे के लिए गए थे, आप लोगों सबको मालूम है कि वहाँ पर वो एमसीओ क्यों दिया गया है, किसका फ़ायदा किया जा रहा है और किस शख्स का फ़ायदा किया जा रहा है, आप तमाम लोगों को मालूम है। तो हमारा बोलना सिर्फ सिंपल इतना है कि अगर हम बीजेपी के साथ वाली पार्टी के साथ में खड़े हैं, तो हम इसके लिए खड़े हैं कि अजीत पवार एक सेकुलर नेता है। जब भी मुसलमानों को कभी भी कहीं पर भी अगर वो मुसलमानों को तकलीफ आई, चाहे वो कुर्बानी कमेटी को लेकर के हो, बकरा ईद को लेकर के हो, विशालगढ़ को लेकर के हो, या कहीं पर भी मस्जिद और मदरसों को लेकर के हो, तो अजीत पवार ने बेबाकी के साथ में हमारा साथ दिया है। ये शायद आप तमाम लोग जानते हैं। तो हम उनके साथ में, हम बीजेपी के साथ में नहीं हैं। हम आज भी बीजेपी के मुखालफत में हैं, खड़े हैं और इंशाल्लाह जब तक जिंदा जब तक खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारा एक धार्मिक उसूल है कि जो हमारे धर्म के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। मगर जो लोग यहाँ पर धर्म का नारा लगा रहे हैं, अपने आप को एक सेकुलरिज्म और मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता मानते हैं, वो बाकायदा अपने हर काम के लिए, चाहे वो हमारी अपनी एजेंसी लेनी हो तब बीजेपी के पास जाते हैं, आरएसएस के पास जाते हैं, एमसी के लिए बीजेपी आरएसएस के पास जाते हैं। अभी आपको एक बात बता दूँ, पिछले आज से 10 रोज़ पहले की बात है, हमारा एक मुमरा कौसा के डीपी रोड के टेंडर को लेकर के हमारी कुछ मांगे हुई थी और हमने इसके लिए हमारे एडीडीपी को यहाँ पर बुलाया था। शायद आप सब लोग हमारे साथ में वहाँ पर थे मौजूद। लाने के बाद में हमने कुछ रस्तों को फाइनल किया और रस्तों को फाइनल करने के बाद उसे ऐसा लगा कि एक जफर नुमानी साहब का बहुत बड़ा काम था, नेहा नाइक मैडम का एक काम था, मेरा एक काम था। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे हाथ से ज़मीन खिसक जाएगी। तो उन्होंने आनंद फानन के अंदर
उसको चेंज करवाया। जब चेंज करवाया, जब हमने जाके सीएम कमिश्नर साहब के पास जाकर के हमने गुहार लगाई, साहब जब हमारी बात पहले आपसे हो चुकी है, हमारे लेटर्स पुराने हैं, इनके लेटर 2019 के लेटर है उसी रोड को लेकर के, बराबर जफर भाई। तो जब हमने उस लेटर के बारे में बात की और कहा कि जब मांगनी हमारी पहले की है, हम सत्ता में और हमने आपको इतना पैसा ला करके दिया है, तो आपका फर्ज है कि हमारे काम पहले होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऊपर से फ़ोन आया था। मैंने पूछा भाई किधर से फ़ोन आया था भाई? तो उन्होंने साफ, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ, उन्होंने साफ कहा कि नहीं, मुझे सीएम साहब का फ़ोन आया था। अब मुझे ये बताइए कि जब आप सीएम को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, आरएसएस और जनसंघ को गाली दे रहे हैं, तो फिर उनसे काम क्यों लेते हैं? अभी उन्होंने एक अध्यक्ष बनाया, आज पूरे थाना के अंदर इनके पास 37 नगर सेवक थे, सब छोड़ के चले गए। चाहे वो हनुमान युगदाले साहब हो, चाहे वो नजीब मुल्ला साहब हो, चाहे वो मिलिंद पाटिल साहब हो, चाहे वो मंदारगिनी साहब हो, चाहे वो मनोहर रामा सालवी साहब हो, सब तकरीबन तो चले गए। मुमरा में राजन किनी सब चले गए, जफर नुमानी साहब चले गए, अनिता किनी मैडम चले गई, मुनेश्वर चला गया, रूपाली कोटी मैडम चले, तमाम लोग चले गए वहाँ को छोड़ करके। आज तुम्हारे पास मुश्किल से 5 या 7 नगर से बचे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुमरा के अंदर। तो अध्यक्ष पद कहाँ का होना चाहिए था? आज सिर्फ और सिर्फ मुमरा के ही नगर से तुम्हारे साथ में खड़े हैं और सीना तान के खड़े तुम्हारे साथ में। तो हमारा ये मानना है कि उनको कम से कम एक मुमरा को, एक मुसलमान को एक बनाना चाहिए था। आज हमने, आप हमको कम्युनल पार्टी के लोग बोलते हैं ना, हमने एक मुसलमान को अध्यक्ष बनाया। आज नजीबुल्ला हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष है कि नहीं है? तो हमने एक मुसलमान को बनाया। तो तुम्हारे अंदर गट्स था, अगर तुम अगर सही में अगर मुसलमानों की फलाह बहबूदी चाहते हो तो आपने एक मुसलमान को बनाना चाहिए था। मगर आपने बनाया किसे? एक ऐसे शख्स को बनाया जिसने वज्रेश्वरी मंदिर के ट्रस्ट के अंदर घपला किया, जिसके ऊपर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, चार्जशीट में उसका नाम है। उसको यहाँ पर सेशन कोर्ट में बेल नहीं मिली, शायद आपको मालूम होगा। फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनको बेल नहीं मिली, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर के उसकी बेल ली। वज्रेश्वरी का मुद्दा भी आवाज साहब ने उठाए थे, 3.5 करोड़ रुपए का। और उसी के अंदर वो अंदर होने वाले थे। उन्हीं के कौन है मालूम है आपको? मनोज प्रधान साहब के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते? वो उन्हीं के साड़ू हैं। तो ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म हमें दिख रहा है कि अपने मतलब अपने घर के लोगों को बना के रखो ताकि वो भाग नहीं पावे और मेरी इज्जत बरकरार रहे। आज सुहास देसाई साहब को बनाया था, वो हमारे पास आ गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं बोलना चाहता हूँ। अभी जब से शिवसेना और मन से एक हुई है, आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने अब तक उनको कबूल नहीं किया है। कल ही हमारे जो सूबे के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है सखपाल साहब, उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी तक हमने मनसे के बारे में हमारी कोई बात शिवसेना से हुई नहीं है। उसके बावजूद थाना के अंदर कोई प्रोटेस्ट होता है तो ये बराबर मनसे के अविनाश यादव के साथ में खड़े रहते हैं। स्टेज प्रोग्राम होता है, साथ में खड़े रहते हैं। गणपति मंडल में साथ में खड़े रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, दही हंडी में उनके साथ में खड़े रहते हैं। दीपावली में उनके साथ खड़े रहते हैं। दशहरे में उनके साथ खड़े रहते हैं। ये वही शख्स है जिसने मुमरा के बारे में कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं आकर के कौसा जामा मस्जिद का ढोंगा अपने हाथों से निकालूंगा। हमने उस चैलेंज को कबूल किया था। हमने कहा था तुम्हारे में करता हूँ मैं, आइए और निकाल के दिखाइए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने एक लेटर दिया था कि जितने भी दरगाहें हैं उन दरगाहों को तोड़ा जाए जो पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर है। तो मुझे एक बात बताइए, जो शख्स आज खुले तौर के ऊपर हमारे खिलाफ बातें कर रहा है, उसको तुम अपने साथ में लेकर के घूम रहे हो, तो ये कौन सा, कहाँ का सेकुलरिज्म है? उसी के साथ में आज वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारा बहुत सारा लड़ाई लड़ रही है। हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं मिल करके। जब भी AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जब भी कोई उनके रूप में आते हैं, कोई भी उनके आदेश आते हैं, तो आदेश का हम पालन करते हैं और पालन करके जो उनके फरमान होते हैं उन फरमान के ऊपर गली गली घूमते हैं, माइक लेके घूमते हैं, स्टेज लगाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मौलानाओं के पास जाते हैं, हम बातें करते हैं। यही वक्फ बोर्ड है जिसके चेयरमैन हैं। मालूम है आपको? वक्फ बोर्ड की जो कमेटी बनाई गई थी JPC, उसके चेयरमैन कौन से आपको मालूम है? जगदम्बिका पाल साहब थे। वही जगदम्बिका पाल साहब जब मुमरा में आते हैं और उनका सत्कार किया जाता है, तो किस लिए सत्कार किया जाता है? इसलिए सत्कार किया जाता है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, या इसके लिए सत्कार किया जाता है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून बना के उसको खत्म करने की कोशिश की, कि इसीलिए यहाँ पे मुमरा में लाकर उसका सत्कार किया जाता है? उसी के अंदर जब वक्फ बोर्ड का वोटिंग होती है तो उस वोटिंग के अंदर पूरे हमारे महाराष्ट्र के सूबे की तरफ से हमारा एक नुमाइंदा है जिसका हमें बाल्या मामा, जिसे चुना गया था वक्फ बोर्ड की टीम के अंदर। मालूम है आपको या नहीं मालूम है? मालूम है। वही बाल्या मामा जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के अंदर वो एब्सेंट होता है, वो वोटिंग के अंदर नहीं मौजूद थे। जब उनसे कारण पूछा गया, जब मुसलमान नेताओं ने पूछा, मैं समझता हूँ शायद मेरे ख्याल से अबू हाशिम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनसे पूछा था कि भाई आप तो सेकुलरिज्म का इतना ढोंग पीट रहे हो, तो आप मौजूद क्यों नहीं? तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? नहीं, मेरे को फूड पॉइजनिंग होती, मेरा पेट खराब था, इसलिए मैं नहीं पहुँच पाया। जैसे छोटी सी वजह देकर के वो नहीं आए। अमोल कोले साहब जो शरद पवार साहब के पार्टी के MP हैं, वो उसके अंदर एब्सेंट रहे। शरद पवार साहब खुद जो सेकुलरिज्म के बहुत बड़े देवता माने जाते हैं इस देश के अंदर, वो खुद उसके अंदर मौजूद नहीं थे। तो किस तरीके से हम बात करेंगे इनके बारे में कि जो कहते नहीं कथनी और करनी में फ़र्क है, कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं हमारे लोगों के लिए। तो ये हमारे को समझने की ज़रूरत है। वर्षा गायकवाड़ मैडम, जब हमारे ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, शायद आपने सुना होगा।
क्या कहा था उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत हुआ, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जबकि सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है वो नहीं गई, मगर वो कहती है कि नहीं हम जाएंगे। तो ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? या क्या हाईकोर्ट ने गलती से उसको बाइज्जत बरी किया था? सबूतों के अभाव के अंदर ही उसको बाइज्जत बरी किया गया था ना। तो ये हमें समझने की और सोचने की ज़रूरत है कि इस शहर के अंदर किस तरीके से बीजेपी के लोगों को अपने घर पे बुला कर उनका सत्कार किया जाता है, उनके घर पे जाके मिठाइयाँ और खाने खाए जाते हैं। और ऐसे लोगों जैसे चाहे वो अविनाश यादव जैसे लोग हों, चाहे वो हमारे राजन विचारे साहब, आपको राजन विचारे साहब के बारे में बता दूं मैं कि जब वो एमपी थे तो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कुछ खाने, कैंटीन के अंदर खाने को लेकर के कुछ बवाल हुआ था, शायद आप लोगों को मालूम होगा। उसके अंदर एक शख्स जो था वो बेचारा रोजे से था, तो उसके मुंह के अंदर रोटी ठूसी गई तो उसका रोजा तोड़ दिया गया था। तो ऐसे शख्स जो हमारे मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, उनको साथ में लेकर के आप राजनीति कर रहे हो। और हम अगर अच्छी राजनीति कर, हम कभी भी जात पात की बात नहीं करते। आज हमारे साथ देखो कई हिंदू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जात पात की बात नहीं। हम क्या चाहते हैं कि मुमरा कौसा में आज हम इतने सालों से यहाँ पर राज कर रहे हैं, इतने सालों से हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने सालों से हम यहाँ पर नगर सेवक बन करके बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मुमरा कौसा में वाटर मीटर गटर का मसला हल हो, यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन का मसला हल हो, यहाँ पर हॉस्पिटल का मसला हल हो, बच्चों को सही सुविधाएं मिले, यहाँ के लोगों को सही गटर और सही नाले मिले, सही यहाँ पर पानी की सुविधा हो। आज पानी का क्या हाल है आप देख सकते हैं। पूरे मुमरा कौसा में हाहाकार मचा हुआ है पानी को लेकर के। पूरे मुमरा कौसा में थोड़ी सी बारिश भी पानी भर जाता है नालों को लेकर के। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं कि हमने 83 करोड़ 75 लाख रुपया नाले के लिए एकनाथ जी शिंदे साहब और श्रीकांत जी शिंदे साहब के पास से लाया। हमने स्कूलों के रिपेयर के लिए पैसा लाया, इसका काम चालू है। आप जाके तमाम चारों स्कूलों में जाके देख सकते हैं, चाहे वो एमएमएलए की स्कूल हो, चाहे वो आइडल मार्केट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे बाजारपेट की स्कूल हो, चाहे वो हमारे मुमरा देवी रोड की स्कूल हो। चारों स्कूलों के माशाल्लाह काम चालू है। 80-90% काम पूरे हो चुके हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मुमरा कौसा के अंदर हम लोगों के चेहरों पर मुस्कान कैसे आए, लोगों की जो जिंदगी है डेली डे टू डे लाइफ है उसमें कैसे उनके अंदर आसानी हो, इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हो रहा क्या है, हमें बस जातिवाद में उलझाया जाता है। आज हमारी एक बहन है अश्विन राउत मैडम, उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके ऊपर कुछ बातें उन्होंने कही, हो सकता है किसी को बुरी लगी हो, और उसमें वर्गलाया गया। बहुत सारे ऐसे हमारे मुमरा कौसा के मौलाना है जिनको कहा गया नहीं, आप लोगों को कहा गया है आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए पड़ता है। इसके अलावा जो जफर भाई आप बोलिए इस पे जो बात में नहीं है तो क्या थे, कुछ तो है जिसकी पर्दा बिल्कुल। और मैं सबसे बड़ी बात, एक तरफ एक बुरके वाली औरत से कहा जा रहा है माफी मांगो, एक तरफ मंदिर पे घोटाला करने वालों का मुमरा में बुला करके इस्तकबाल किया जा रहा है। ये मुमरा के मुसलमानों को और खासकर माइनॉरिटी के लोगों के साथ और जो हमारे सेकुलर भाई लोग हैं उनके साथ उनके जज्बात से खेला गया। ये बताया गया कि मंदिर का चोर हो, पैसा चोरी करने वाला हो, या शहर के तमाम चीज़ों में घोटाला करने वाले लोग हो, हम हमारे ऑफिस पर बुला करके इसी तरीके का इस्तकबाल करेंगे। और मैं वो चिंटुओं से पूछना चाहता हूँ, चिंटू अभी क्या कहा गया? सारे चिंटू जो लिख पढ़ रहे थे, जो मीम बनाते हैं, जो कहाँ है, क्यों नहीं रोके उसको कि साहब उसको शहर में आने मत दो, उसके ऊपर मंदिर घोटाले का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट से बेल लिया है, क्यों नहीं बोलते लोग? और सवालात आपको भी करना चाहिए। और दूसरी बात, हम फडणवीस साहब से बजट लावे तो हम बीजेपी अलाइन, हम कहीं से इंडिया बीजेपी ये जो महायुति की सरकार है, हम बजट लावे तो बोले ये वहाँ का बजट है, खुद मिलते हैं तो चमत्कार हो रहा है, जफरनुमा नहीं मिल रहा है तो बोले बहुत बड़ा गुनाह है। अरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ मुमरा शहर के लोगों से, मुमरा शहर के लोगों। और आपका एक सवाल है इस्लामुद्दीन भाई, आपने कहा कि अजीत दादा पवार साहब मुख्यमंत्री हैं, वो उससे ज़्यादा ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब या अवार साहब उससे ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, क्योंकि पालक मंत्री जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, वो एकनाथ शिंदे साहब है। एकनाथ शिंदे साहब भी डिप्टी सीएम है। एकनाथ शिंदे साहब तो जिस तरीके से अवार साहब ने एमसीए के बारे में एक्सप्लेन किया होगा इस शहर की फायदे के लिए, उसको देखते हुए एकनाथ शिंदे साहब ने उसमें इस पर सिग्नेचर किया। मसला यह है कि तिगड़ी सरकार है, वो एक दूसरे के एरिया का जो हल्का होगा उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ये श्रीकांत शिंदे साहब का एरिया भी है, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन हमको बुरा लगा, हमको ये चीज़ गलत लगी, वो गलत लगी तो हम लोग ने एकनाथ शिंदे साहब के पास अपनी बातों को रखा। ये हमारी बातें नहीं थी, ये शहर के तमाम यंग जनरेशन की बात थी, ये बात शहर के तमाम लोगों की आवाज़ थी, क्योंकि हर आदमी एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अजीत दादा पवार से नहीं मुलाकात कर सकता। हमारे पास एक सोर्सेज है, एक लाइन है, हमने उनसे मुलाकात की और उसको मना किया कि ये गलत हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, फिर कहना चाहता हूँ, जब
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में 5 पिच रेडी हुई है एमसीए की, तो फिर इस ग्राउंड को एमसीए की देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो देना भी चाहते तो पहले इस ग्राउंड को ओपन ग्राउंड रखते, बच्चे गिल्ली डंडा। अच्छा, बार बार कंफ्यूज, देखो आप लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने उनसे सवालात नहीं किया। वो कह रहे हैं कि लेदर और सीजन, अरे भाई हमको गिल्ली डंडा खेलने का है, हमको गोटी खेलने का है, हमको खो खो खेलने का है, हमको बैडमिंटन खेलने का है। तुमसे क्या मतलब? हम वहाँ पर प्ले ग्राउंड पे, हम उस प्ले ग्राउंड में एक लेदर खेलें या वो सीजन खेल, वो टेनिस खेलें, ये आप उसके जिम्मेदार नहीं है। शहर सवाल ये कर रहा है कि हमारा बच्चों का प्ले ग्राउंड आपने क्यों एनसीओ को दिया। सवाल ये है, रात के अंधेरे में आप सीएम साहब से मिलते हो, मिलो, हम ये नहीं कहते मत। हम शहर के लोगों को और उनसे भी यही सवाल है, अगर तुम्हारे शहर की तरक्की के लिए और बजट के लिए आप अपने शहर को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, जिस शहर के आप आमदार हो, उसके लिए आपको मिलना चाहिए। लेकिन वो सवाल अगर जफर नोमानी भी उठाते हो तो सबसे पहला सवाल आप पर उठेगा, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी।